सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। साल 2025 में दुनिया में बड़ा उठापटक रहा। कई मुल्क जंग से जूझता रहा तो कई देश अंदरूनी कलह से कराहता रहा। 2025 में पाकिस्तान की सियासत में बड़ा उथल-पुथल देखने को मिला। पूर्व पीएम इमरान खान जहां जेल में रहते हुए भी सरकार पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए, वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत ने भी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा दर्द दिया कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वहीं नेपाल में जेनजी ने सिर्फ 2 दिन के आंदोलन में बोली सरकार की तख्ता पलटकर सबको हैरान कर दिया। बांग्लादेश में भी सियासी उठापटक देखने को मिला। वहां शेख हसीना सरकार को आंदोलनकारियों ने उखाड़ फेंका। फिर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया, मगर बांग्लादेश में हिंसा नहीं रुकी और इस हिंसा के भेंट चढ़ रहा वहां की आर्थिक हालात। वहीं ईरान इजराइल की भी जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दोनों मुल्कों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे परमाणु बम वाला युद्ध ने छिड़ जाए, मगर ट्रंप की हस्तक्षेप के बाद जंग खत्म हुई। आज हम आपके सामने 2025 का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं इंटरनेशनल 2025 का राउंड अप। साल 2025 पाकिस्तान के लिए सियासी तौर पर और सीमा सुरक्षा के लिहाज से बड़ा उथल-पुथल रहा। सियासत की बात करें तो इमरान खान जेल में बंद रहते हुए भी मौजूदा शरीफ सरकार को चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर के लिए साल 2025 बेहतर साबित हुआ। वो सेना प्रमुख से सीडीएस बनकर पाकिस्तान में सबसे ताकतवर यानी पीएम से भी बड़ा शख्सियत बन गए। वहीं सीमा सुरक्षा की बात करें तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से टकराव देखने को मिला, तो वहीं बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना और बलूचों के बीच टकराव देखने को मिला। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। साल 2025 पाकिस्तान में रहा सियासी उथल-पुथल। पूर्व पीएम इमरान खान का कद बढ़ा, सियासी कद बढ़ा पर सियासी कैद रहा। पाकिस्तानी जेल में बंद है इमरान खान। साल 2025 पाकिस्तान में बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। पाकिस्तान में एक बार फिर सेना का वर्चस्व देखने को मिला। एक तरफ पीएम शहबाज का कद सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने घटाकर खुद अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया। पाकिस्तानी आवाम ने पूर्व पीएम इमरान खान का कद काफी बड़ा कर दिया। अड़िया जेल में बंद इमरान खान को 3 हफ्ते से परिवार को मिलने नहीं दिया गया। पीटीआई कार्यकर्ताओं और इमरान खान की बहनों ने मोर्चा संभाला। मजबूरन शहबाज सरकार और सेना प्रमुख को झुकना पड़ा और इमरान खान से उनकी बहनों को मिलाना पड़ा। ताकतवर जनरल बने आसिम मुनीर। कैसे सेना प्रमुख आसिम मुनीर बन गया सीडीएस? आसिम मुनीर को लिए संविधान में बदलाव क्यों करना पड़ा? साल 2025 पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए बेहतर साबित हुआ। पाकिस्तान ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ के पद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आसिम मुनीर की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आसिम मुनीर को अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर नियुक्त किया गया है। शहबाज शरीफ ने हफ्तों की राजनीतिक मोलभाव और पर्दे के पीछे बातचीत के बाद यह फैसला लिया। इस नियुक्ति के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में बहुत ताकतवर शख्सियत बन गए हैं। साल 2025 में पाकिस्तानी की नापाक हरकत को फिर दुनिया ने देखी। 22 अप्रैल का वो दिन जब कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में, जहां लोग प्रकृति की शांति तलाशने आए थे, एक आतंकवादी हमले की त्रासदी में तब्दील हो गई। कुल 26 निर्दोष पर्यटक इस हमले में मारे गए। फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया और पाकिस्तान की धरती में घुसकर सेना ने आतंकी हमले को लिया बदला।
इस रिपोर्ट में देखिए ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरे पति का बच्चा लो। साल 2025 पाकिस्तान को पटखनी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को दिया अंजाम। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब कश्मीर की हसीन वादियों में सैलानियों की हंसी गोलियों की गूंज में दब गई। पहलगाम की बैसरन घाटी, जहां लोग प्रकृति की शांति तलाशने आए थे, एक आतंकी हमले की त्रासदी में तब्दील हो गई। कुल 26 निर्दोष पर्यटन इस हमले में मारे गए, पर यह केवल एक हमला नहीं था, ये मानवता की हत्या थी। धर्म के नाम पर की गई दरिंदगी थी। कई कहानियां पीछे छूट गईं, कई सिंदूर उजड़ गए। शुभम और ऐशन्या की शादी को महज 2 महीने हुए थे। आतंकियों ने शुभम से पूछा, हिंदू हो या मुसलमान, और जवाब सुनते ही गोली मार दी गई। ऐशन्या की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी को सिर्फ 7 दिन हुए थे, पत्नी हिमांशी के सामने मार दिए गए। हमले में नृशंसता इतनी थी कि आतंकियों ने चुन चुन कर गोली मारी। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। जब सिंदूर उजड़ा, सेना ने लिया प्रतिशोध। हमले के 15 दिन बाद भारत ने खामोशी नहीं, प्रतिशोध चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को स्पष्ट निर्देश दिया, प्रत्येक आंसू का बदजवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, शक्ति से दिया जाएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, शहादत का जवाब। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कुरैशी व्योमिका ने दुनिया को बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। हर उस उजड़े सिंदूर का प्रतीक था जिससे पहलगाम की घाटी में मिटा दिया गया। 2 महिलाएं जिन्होंने इस ऑपरेशन की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाई। भारतीय सेना और वायु सेना की 2 महिला अधिकारी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एक ऑपरेशन की सबसे बड़ी गवाह बनी। दोनों ने दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग कर ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति और सफलता की जानकारी साझा की। वडोदरा, गुजरात की रहने वाली 1999 में सेना में कमीशन प्राप्त किया। ऑपरेशन पराक्रम यूएन मिशन और आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा रही। 2016 में एशियन सैन्य अभ्यास को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। एयरफोर्स में 21 वर्षों का अनुभव, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर। 2020 में अरुणाचल में राहत कार्यों का नेतृत्व किया। माउंट माड़ीरंग पर त्रिसेवा पर्वतारोहण अभियान में भाग लिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, यह हर उस आंख का जवाब था जिसने अपने को खो देखा। ये भारत की बदलती रणनीति का प्रतीक था। अब हमला होगा तो जवाब जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्पष्ट किया, एक एक सिंदूर का हिसाब लिया जाएगा। ये कहानी सिर्फ गोलियों की नहीं है, ये न्याय की पुकार, वीरता की हुंकार और उजड़े सिंदूर की चीत्कार है। इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। न्यूज़ डेस्क के लिए आसफहानी खान की रिपोर्ट। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शेख हसीना अभी भारत में है, मगर सवाल ये है कि बांग्लादेश की बर्बादी का विलन कौन है? आखिर बांग्लादेश को बर्बाद करने की सुपारी किसने ली है? पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा है? अगर पिछले 1 साल से अधिक के घटनाक्रम को देखें तो बांग्लादेश की इस बर्बादी की मुख्य वजह खुद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस है। देखिए ये रिपोर्ट। साल गुजरा मगर नहीं रुकी हिंसा। बांग्लादेश में आज भी हिंसा जारी।
पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर बांग्लादेश। साल 2025 भी बांग्लादेश हिंसा की भेंट चढ़ता रहा। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद मानो बांग्लादेश के लिए विकास का नहीं, विनाश का रास्ता खुल गया हो। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश का क्या होगा, कोई नहीं जानता। बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी लिखी जा चुकी है। मोहम्मद यूनुस इसके कर्ता धर्ता हैं। शेख हसीना के जाने के बाद से ही हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। ढाका की सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। कभी धमाका हो रहा है तो कभी गोलियां चल रही हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जब से शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की किस्मत ही फूट गई है। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अवामी लीग सरकार के पतन के 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है, मगर बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन बांग्लादेश में धमाका, प्रदर्शन और हिंसाएं हो रही हैं। यूनुस पर कट्टरपंथी रहा हावी। चिकन नेक का नैरेटिव खतरनाक। बांग्लादेश की बर्बादी का विलेन कौन है? आखिर बांग्लादेश को बर्बाद करने की सुपारी किसने ली है? पर्दे के पीछे कौन सा खेल खेला जा रहा है? अगर पिछले 1 साल से अधिक के घटनाक्रम को देखें तो बांग्लादेश की इस बर्बादी की मुख्य वजह खुद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ही हैं। कहानी बताती है कि बांग्लादेश बवाल के विलेन मोहम्मद यूनुस हैं। वो अमेरिका के साथ मिलकर पर्दे के पीछे से साजिश रच रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर ये हिंसा भड़काई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर और चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर सामने आ रही बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह के बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं और ये मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत बढ़ते कट्टरपंथी प्रभाव को दर्शाते हैं। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव के बाद किस पार्टी को सत्ता भोग का मौका मिलता है और उस मौके को वो देश के विकास में किस तरह से इस्तेमाल करता है। न्यूज़ डेस्क के लिए असफानी खान की रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जेंसी के प्रोटेस्ट के बाद ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया। सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। वैसे तख्ता पलट की असली कहानी क्या है? कैसे ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया? देखिए ये रिपोर्ट। साल 2025 में ओली सरकार का तख्ता पलट। नेपाल में क्यों हुआ तख्ता पलट? कैसे जेंजी सड़कों पर उतरने के लिए हुए मजबूर? नेपाल में 8 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनरेशन Z का प्रदर्शन शुरू हुआ, जो हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी ऑफिस सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया। यहाँ PM ऑफिस भी था। हालात बिगड़ने पर काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। संसद ठप हो गई और प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद ओली को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं गुस्साए जेंजी ने पूर्व PM समेत कई मंत्रियों को पीटा। पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए फायरिंग की, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 12 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
कार्की नेपाल के 220 साल के इतिहास में पहली महिला पीएम बनी। सिर्फ 2 दिन में कैसे हुआ तख्ता पलट? नेपाल में तख्ता पलट के पीछे असली कहानी क्या? आज हम आपको समझाते हैं ओली सरकार का तख्ता पलट क्यों हुआ। दरअसल जेंजी की मांगों को जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्हें अनसुना करती आई हैं। नेपाल में इकोनॉमी, डेमोक्रेसी रही नहीं, रेवेन्यू नहीं रहा, हर विभाग में करप्शन रहा। पासपोर्ट बनवाना हो या सरकारी काम करवाना हो, हर जगह रिश्वतखोरी रही है। सरकारों ने क्रिप्टो फंड पर ध्यान ही नहीं दिया। इतना नुकसान करवाया कि युवाओं को रोजगार तक नहीं दिया, जिससे जेंजी में उबाल आ गया और नतीजा तख्ता पलट के रूप में हम सबके सामने है। साल 2025 में ईरान इजराइल के रिश्ते इतने खराब रहे कि जिसकी तुलना और कल्पना भी ना करना मुश्किल है। हमास के लड़ाकों पर इजराइल हमला करते करते ईरान पर बरस पड़ा और हुआ वही जिसका खदमा था। इजराइल लगातार ईरान पर आरोप लगाता रहा कि हमास को ईरान लगातार मदद कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ जंग की चिंगारी तब धधक गई जब हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर इजराइल ने मार गिराया। यहीं से शुरू होती है 2025 में इजराइल ईरान जंग की असली कहानी। इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे इस जंग की असली कहानी। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2025 में ईरान इजराइल में हुई भिड़ंत। ईरान इजराइल जंग में कौन जीता, कौन हारा? ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा। साल 2025 में ईरान इजराइल में रिश्ते बहुत खराब रहे। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर इजराइल को एक चुनौती दी, तो इजराइल के निशाने पर फिलिस्तीनी हमास के साथ ईरान भी आ गया। इजराइल पहले तो फिलिस्तीन के गाजा पर इतने बम बरसाए कि गाजा पूरी तरह तहस नहस हो गया। इसके साथ ही हमास के टॉप कमांडर को एक एक कर इजराइल मौत के घाट उतारता चला गया। इजराइल लगातार ईरान पर आरोप लगाता रहा कि हमास को ईरान लगातार मदद कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ जंग की चिंगारी तब धधक गई जब हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर इजराइल ने मार गिराया। यहीं से शुरू होती है 2025 में इजराइल ईरान जंग की असली कहानी। इसके बाद ईरान भी इजराइल पर आग बबूला हो गया और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने इस मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। कैसे हुआ दोनों मुल्कों के बीच भीषण जंग का आगाज? इजराइल के टारगेट पर ईरान का न्यूक्लियर सेंटर था। 12 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर इस्फहान पर बम बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों मुल्कों के बीच भीषण जंग का आगाज हो गया। पहली बार दुनिया ने ईरान की ताकत से वाकिफ हुआ। ईरान ने 13 जून को रात में इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ईरान ने ड्रोन से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया। इसके जवाब में इजराइल ने भी बम मिसाइल से हमला कर तेहरान सहित कई शहरों, हवाई अड्डों को निशाना बनाया। 12 दिनों तक दोनों मुल्कों के बीच भीषण हमले होते रहे। पहली बार इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर शहर को खंडर बना दिया। इजराइल भी लगातार ईरान के टॉप कमांडर, साइंटिस्ट को टारगेट कर मारता रहा। दोनों देशों के बीच भीषण जंग हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि इस जंग से दुनिया 2 भागों में बट जाएगी। मगर सही समय पर इस जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है और फिर अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दोनों मुल्कों के बीच
सीज फायर पर समझौता करवाकर इस जंग को खत्म करा दिया। पिछले 3 सालों से रूस यूक्रेन में चल रही जंग साल 2025 में भी जारी रही। अब तक लाखों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जिद की वजह से फिलहाल ये जंग रुकता हुआ नहीं दिख रहा। दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस वजह से ये जंग आगे और खींचने के आसार हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन में जारी है जंग। साल 2025 में भी जारी रही जंग। कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं खंडर। पिछले 3 सालों से रूस यूक्रेन में चल रही जंग साल 2025 में भी जारी रही। अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में लाखों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों देशों के कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें खंडर बन चुकी हैं। अगर वॉर थमा नहीं तो आने वाले माह में ये युद्ध अपने 4 साल भी पूरे कर लेगा। लड़ाई के बीच सीज फायर की बात होती है, फिर कोई जिद आड़े आ जाती है, वार्ता रुक जाती है या ठहर सी जाती है। दोनों देशों के अपने निहित एजेंडे हैं जिस पर वो अड़े हुए हैं, अपनी अपनी शर्तें रख रहे हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे को सबक सिखाते हुए हमले कर रहे हैं। ये दोनों देश अमन चैन की बात तो करते हैं, मगर शांति की राह पर 2 कदम भी चलने को तैयार नहीं दिखते हैं। हाँ, जैसे ही मौका मिलता है एक दूसरे पर बम बरसाते हैं, मिसाइलें दागते हैं, ड्रोन से रिहायशी इलाकों पर हमला बोलकर मौत का तांडव कर रहे हैं। इन हमलों में सुहागिनें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, माताएं अपने बेटे बेटियों को खो रही हैं। हर तरफ सत्ता और साजिश का भयानक खेल चल रहा है। वहीं इस महायुद्ध में मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं हैं, फिर भी मीडिया रिपोर्टें, सरकारी आंकड़े, बयानों और स्वयंसेवी संस्थाओं के इकट्ठे किए गए डेटा से ये तो साफ है कि इसमें लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे हालात के बावजूद आगे ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये खूनी खेल निकट भविष्य में रुक पाएगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच निकट भविष्य में वार्ता होगी और युद्ध विराम पर सहमति भी बन सकती है। दरअसल 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद से युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं है। फिर भी बहुत सारे डेटा हैं जिनके आधार पर आंख मूंद कर ये भरोसा किया जा सकता है कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं और लाखों लोग जख्मी हुए हैं। ड्रोन और हैवी बम से यूक्रेन पर रूस का अटैक। यूक्रेन में हर फ्रंट लाइन पर रूसी सेना आगे बढ़ी। क्या कब्जे की तैयारियों में है पुतिन? अगले कुछ महीनों में रूस और यूक्रेन के बीच चली आ रही जंग का 4 साल हो जाएगा, मगर ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब रूस पूरे फ्रंट लाइन आगे बढ़ा रहा है। रूस ने कहा कि उसकी सेना पूरी फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रही है और उसने कई फायदेमंद जगहों पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने पुष्टि की है कि उसकी सेना सूमी इलाके में कई जगहों से पीछे हट गई है। रूसी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जो यूक्रेनी मिलिट्री यूनिट्स को सपोर्ट करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर करीब 1300 ड्रोन, करीब 1200 गाइडेड एरियल बम और विभिन्न प्रकार की 9 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। इस रूसी हमले में ओडेसा इलाके और दक्षिणी हिस्सों को काफ़ी नुकसान हुआ है। रूस के ताज़ा हमलों के बाद यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने सूमी क्षेत्र के क्रास्नोपीलिया समुदाय में रूस के साथ सीमा पर स्थित एक गांव के पास कई जगहों से पीछे हट गई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा
कि रूस की महत्वाकांक्षा और बढ़ने वाली है। ये जंग और खींचने वाली है। रूस और हमला कर यूक्रेन की जमीन हड़पने की कोशिश करेगा। न्यूज़ डेस्क के लिए अफसानी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब है कि अमेरिका को पहले रखना। इसके तहत उन्होंने विदेशी सामान पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगा दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके टैरिफ वाले फैसलों और नीतियों की वजह से दुनिया में कई बड़े टकराव खत्म हुए हैं। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने सिर्फ 10 महीने के भीतर 8 युद्धों को समाप्त कराया और इसके पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत टैरिफ नीति रही। देखिए ये रिपोर्ट। Fighting so long and so hard that they don't know what. साल 2025 में दुनिया को मिला टैरिफ बम। ट्रंप ने दुनिया में फोड़ा टैरिफ बम। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही उसने पूरी दुनिया में व्यापार के लिए एक टैरिफ बम फोड़ दिया है। अब तक ट्रंप ने जिन देशों पर टैरिफ बम फोड़ा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित 26 से ज्यादा मुल्कों पर टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का टैरिफ ब्राजील सहित कई देशों पर ज्यादा लगाया गया है। म्यांमार पर 40%, थाईलैंड पर 26% और बांग्लादेश पर 35% टैक्स लगाया गया है। तो कई देशों के साथ हुए समझौते के बाद उन्हें टैरिफ में राहत भी दी गई है और इसे पहले की तुलना में घटा दिया गया है। टैरिफ की इस जंग में आखिरकार कौन से देश राहत महसूस कर रहे हैं और इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं, तो कौन से हारते नजर आ रहे हैं। अब तक इन देशों पर 15% से 50% तक टैरिफ अमेरिका की ओर से ऐलान किया जा चुका है और इन्हें ट्रंप टैरिफ लेटर भी भेजे जा चुके हैं। उस लिस्ट में सबसे नया नाम भारत का है। अगर नजर डालें अब तक तमाम देशों पर लगाए गए टैरिफ रेट्स के बारे में, तो ट्रंप ने सबसे बड़ा झटका ब्राजील को दिया है। ट्रंप को लगा उन्हीं के टैरिफ का डंक। अपने बुने जाल में खुद ही फंस गए ट्रंप। टैरिफ के डंक से अपनों का ही कर रहे शिकार। साल 2025 में 6 देशों ने रद्द की जेट डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के जरिए अमेरिका का खजाना भरने की बात कही। खजाना तो बढ़ा, लेकिन उनके खुद के लोग इस टैरिफ के डंक के शिकार बन गए हैं। अमेरिका में लोग टैरिफ की वजह से भारी महंगाई के शिकार हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ को लेकर दिए हालिया बयानों से हलचल मचा दी है। पूरी दुनिया में टैरिफ का दबाव बनाने वाले ट्रंप अब अपने ही देश में बढ़ती महंगाई को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति घरेलू चुनाव को देखते हुए आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लग गए हैं। ट्रंप भले ही टैरिफ के जरिए दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिशों में किसी हद तक कामयाब हो रहे हों, लेकिन अमेरिकी जमीन पर जनता में उनके फैसलों को लेकर असंतोष साफ जाहिर है। न्यूज़ डेस्क के लिए अफसानी खान की रिपोर्ट। कुल मिलाकर 2025 में दुनिया भर में उथल पुथल रहा। कहीं सियासी तो कहीं आर्थिक, कहीं जंग हुई तो कहीं जंग की आहट महसूस की गई, तो वहीं कई मुल्कों में तख्ता पलट ने भी सबको चौंकाया। इंटरनेशनल 2025 का राउंड अप में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।